सभी को नमस्कार। एक दो सवाल हैं जो अजीबोगरीब मुझे लगते थे। जब मैंने ये एडवांस में क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा ये बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये बहुत ही लल्लू सवाल है। बड़ा लंबा क्वेश्चन दिया रहता है तो हम लोगों की दम निकल जाती है, और आज ऐसे ही दो क्वेश्चंस पहले कर लेंगे और उसके बाद उसके बाद हम लोग फिर एक्सरेज पढ़ेंगे, लेकिन इसको आराम से करना है, पहले पढ़ लेते हैं। द की फीचर ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम is the quantization of angular momentum when an electron is revolving around a proton. This will we will extend this to a general rotation motion or to find quantized rotational energy. अब देखो ये ब्ला 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 हो गया। अब ब्ला 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 में हम लोग केवल पढ़ लेते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। We will extend this to a general rotation motion to find quantized rotational energy of a diatomic molecule, assuming it to be rigid. The rule to be applied is Bohr's quantization condition. तो जैसे एंगुलर मोमेंटम बोर्स मॉडल में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन nh/2π होता था, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल is also nh/2π। बस यही करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल हमारे पास है और उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π हमको कर देना। जैसे ये करेंगे हमारा आंसर वह आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। A diatomic molecule has moment of inertia I. By Bohr's quantization condition, its rotational energy is nth लेवल पे चाहिए। हमको ये पता चल गया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल इज nh/2π। कैसे? ये बोल रहा है कि मान लो ये वाला रूल डायटोमिक मॉलिक्यूल में लगता है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है L²/2I। ये कैसे आया सर? जैसे P²/2m करते हैं तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, ये ट्रांसलेशनल मोमेंटम (²/2m). तो ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो L²/2I भी लिख सकते हैं, नहीं तो ½ I⍵² लिख सकते हैं, और I से डिवाइड और I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ½ I² ω²/I। अब I⍵ को L लिख देंगे यानी एंगुलर मोमेंटम L²/2I। तो उसको कितने भी तरीके से बार बार देखो तो P²/2m के एनालॉजी से भी बोल सकते हैं। P की जगह L यानी एंगुलर मोमेंटम लिख दिया, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का आंसर L की जगह हमें लिख देना nh/2π, तो n²h²/4π² इंटू 2I। अब इसको सॉल्व करके देखिए तो एक ऑप्शन कोई आपको बनता हुआ दिखेगा। मुझे दिख रहा है n²h²8π²I, ये वाला ही ऑप्शन सही लग रहा है। आप देखो इसको सॉल्व करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी, हमने केवल एंगुलर मोमेंटम को nh/2π लिखा और एंगुलर मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया। क्वेश्चन पूछा काइनेटिक एनर्जी बताओ। It is found that the excitation frequency from ground state to first excited state of rotation for CO molecule is close to 4/π into 10⁻11 Hz। एक्साइटेशन एनर्जी का फ्रीक्वेंसी दे दिया है। अगर फ्रीक्वेंसी दिया होता है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी इक्वल टू H इंटू न्यू। H का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है, तो एनर्जी बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट्स, मतलब ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी से पता चल जाएगा। तो H का वैल्यू भी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी का ये भी वैल्यू दिया हुआ है, तो H का वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सोचो मल्टीप्लाई कर दिया, ये एनर्जी आ गई। ये एनर्जी बिटवीन टू स्टेट्स है, तो ये चेंज इन एनर्जी बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी में ग्राउंड स्टेट के लिए n = 1 और n = 2 लिख देंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
तो जो हमारा एनर्जी का रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला आया वो चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला उसी से बना देंगे। फॉर्मूला था h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर आई ब्रैकेट n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी हमने पिछले उसमें डेराइव किया। देखो h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर आई और n स्क्वायर, यहां पे n2 की जगह लिख देंगे 2 और n1 की जगह 1। तो ऐसा मल्टीप्लाई करने से डेल्टा ई का वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां लिखा h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर आई इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू h इंटू न्यू। ये वाला एनर्जी ही एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू रोटेशनल एनर्जीज हो जाएगा। तो इस सवाल में ये भी दिया हुआ है h 4 पाई स्क्वायर 3 भी वैल्यू पता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का वैल्यू कैलकुलेट हो सकता है। शायद आपको समझ में आ गया। फिर से देख लो, एनर्जी का फॉर्मूला बना दिया था h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I। n का वैल्यू ग्राउंड स्टेट में 1 है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 है। तो अगर मैं इसमें n की जगह 2 रख दूं और n की जगह 1 रख दूं तो दो एनर्जीज आ गई। अगर दोनों एनर्जी का डिफरेंस लेंगे तो जो फोटोन निकलेगा उसका वैल्यू h इंटू न्यू दिया हुआ है, वो वहां पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। चलिए एक पार्ट और कर लेते हैं। लिखा हुआ है इन CO मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड वाले में द डिस्टेंस बिटवीन C एंड O इज क्लोज टू। अब क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता चल गया पिछले पार्ट में, और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं और इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट आ रहा है, तो हम लोग इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये जैसे ये मास m1 है और ये मास m2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला दो मासेस अगर अपने r1 r2 के डिस्टेंस पे चलते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस r है बच्चों, थोड़ा याद करना, मैंने रोटेशन में ये सॉल्व करवाया हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम लोग लिख देते हैं म्यू आर स्क्वायर, यानी मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। या तो आप ऐसा कह दो कि सर यहां से r1 डिस्टेंस निकाल देंगे और यहां से r2, जो कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर और इसका हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर। फिर दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। लेकिन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का ही दूसरा तरीका है, मास m1 m2 मत लो, रिड्यूस मास इंटू आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर में रिड्यूस मास इंटू आर स्क्वायर। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फॉर्मूला इन दोनों का मिला के आ गया, बट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्वेश्चन के बी पार्ट में ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो जो कैलकुलेटेड है इन पार्ट बी, वो कैलकुलेट करने वाला यहां पे रख दीजिए वैल्यू, तो ये आर का डिस्टेंस दोनों पार्टिकल के बीच का आ जाएगा। देखो मासेस एएमयू में दिए और एएमयू को किलोग्राम में लिखने का भी फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया है, इसलिए हमको क्या टेंशन है, जब वैल्यूज दिए हुए हैं तो वो रख देना, आंसर आ जाएगा।
जो द्रोणा 2 के बच्चे हैं उनका रोटेशन छूटा हुआ है, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने आपका मैसेज पहुंचा दिया है और रिक्वेस्ट भी कर दी है कि जल्दी से जल्दी द्रोणा 2 का रोटेशन वाला जो चैप्टर छूट गया है उनको सर से बोल के कंप्लीट करवा दीजिए, ऐसा रिक्वेस्ट मैंने हाथ जोड़ के कर दिया है। अब बाकी डिसीजन देखो वही है, सर कितने खाली हैं, उनके पास समय है कि नहीं, और उनको लोग जो बोलने वाले लोग हैं प्लानिंग वाले वो बोलते हैं कि नहीं, तो बहुत सारी चीजें इस बीच में अटकी हुई हैं। लेकिन मैंने आपका जो मैसेंजर है, मैं आपका अंगद हूं, मैं आपका मैसेज लेके गया और मैंने अपना पैर जमीन में लगा के और मैसेज दे दिया। ये जो मासेस हैं एएमयू में दिए हुए हैं, 12 एएमयू 16 एएमयू यहां रखा, तो ये जो रिड्यूस्ड मास है एएमयू में आएगा। अबे तो एएमयू को किलोग्राम में बदलोगे ना तभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कैलकुलेट करोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला केजी मीटर स्क्वायर में है, तो केजी वाला वैल्यू रखेंगे तभी तो मीटर में आंसर बनेगा भी। चलिए, ये भी एक सवाल है जो देखने में बहुत ही बड़ा दिखता है और इसको सॉल्व करने की भी मेरी इच्छा थी। हालांकि इसका बोर्स मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, ये एक्चुअली स्टैंडिंग वेव का सवाल है और स्टैंडिंग वेव हमने वेव मैकेनिकल वेव में पढ़ा हुआ है। लेकिन ये सवाल को भी एक बार करके देख लेते हैं क्योंकि ये मुझे इसी में मिला, इसी चैप्टर के क्वेश्चन बैंक में ये वाला सवाल मिला, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड दिख रहा था। हालांकि इसमें स्टैंडिंग वेव है और स्टैंडिंग वेव की कहानी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो उसको अप्लाई करेंगे, आंसर हमारा कैसे आएगा वो देखते हैं। ठीक है, when a particle is restricted to move along x-axis between x equal to 0 and x equal to a, दो पोजीशंस के बीच में पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड टू मूव है, इनके बीच में चल रहा है। a is नैनोमीटर डायमेंशन, इट्स एनर्जी कैन टेक ओनली सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज। यदि पार्टिकल एक सर्टेन एनर्जी से, या तो मतलब जैसे काइनेटिक एनर्जी k1 से चलता है, फिर k2 से चलता है, फिर k3 से चलता है, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी से ही चलता है। बोल रहा है द अलाउड एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सच वे in such a restricted region corresponding to formation of standing wave with nodes at x equal to 0 and a। अगर तुमने बोला एक पार्टिकल मास m का v वेलोसिटी से चल रहा होगा तो उसका एक मैटर वेव बनेगा जिसका डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा डी। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक स्टैंडिंग वेव बना दे, अब ये पार्टिकल है लेकिन हम इसका स्टैंडिंग वेव बना देंगे, मतलब इसका वेवलेंथ निकालेंगे, उसका स्टैंडिंग वेव बना देंगे, तो बोल रहा है ऐसा वेव बने कि दोनों पॉइंट पर नोड हो। तो आपने बोला यार नोड यहां भी हो, नोड यहां भी हो, तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि सिंगल लूप हो, दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि डबल लूप में ऑसिलेशन हो, तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि 3 लूप में ऑसिलेशन हो, चौथी पॉसिबिलिटी है 4 लूप में ऑसिलेशन हो। तो आपने बोला जो भी स्टैंडिंग वेव बनाने की कंडीशन होती है उसमें दोनों एंड अगर एक जैसे हैं तो n इंटू लैम्डा बाई 2, क्योंकि अगर एक लूप देखोगे तो लैम्डा बाई 2 होता है, नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, तो n इंटू लैम्डा बाई 2 का वैल्यू ही a के बराबर होगा। ये खेल हमको तुरंत समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर एक पार्टिकल दो पॉइंट के बीच में चल रहा है तो उसके मोमेंटम से एक वेवलेंथ बनाई जा सकती है जिसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। हम ये मान रहे हैं कि ये जो पार्टिकल चल रहा है ये पार्टिकल नहीं वेव है, और वेव तभी दो पॉइंट पर नोड के साथ स्टैंडिंग वेव बनाती है जब उसका वेवलेंथ इस पर्टिकुलर रीजन में या तो लैम्डा बाई 2 ए के बराबर हो, या 2 लैम्डा बाई 2 ए के बराबर हो, या 3 लैम्डा बाई 2, तो n लैम्डा बाई 2 इक्वल टू ए, तो ये लैम्डा की जगह लैम्डा डी का वैल्यू आया 2a बाई n। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इस सवाल में कुछ बचा नहीं है। बोल रहा है एनर्जी ऑफ पार्टिकल p स्क्वायर बाई 2m से निकाल सकते हैं, ये तो हमें ऑलरेडी पता था। n का वैल्यू 1 2 3 4 चलाएंगे, ये भी हमें पहले से पता था। यूज द मॉडल डिस्क्राइब द आंसर फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। पहला सवाल, अलाउड एनर्जी फॉर द पार्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n इज प्रोपोर्शनल टू। अलाउड एनर्जी, एनर्जी ऑफ पार्टिकल होता है p स्क्वायर बाई 2m, ये सवाल में लिखा है। मोमेंटम होता है h बाय लैम्डा डी, बहुत बढ़िया, ये देखिए कहानी समझ में आ गई, अपॉन 2m। h का वैल्यू h है, लैम्डा डी का वैल्यू दिया हुआ है 2a बाई n। n का वैल्यू ऊपर भेज देते हैं तो एनर्जी का आंसर आया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर m।
अब इस सवाल में n का एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लो तो n कांस्टेंट हो गया, h कांस्टेंट हो गया, मास कांस्टेंट हो गया, 8 कांस्टेंट हो गया, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/a² आ गया। एक सवाल सॉल्व हो गया। याद रखिएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम में ही केवल एक रिलेशन होता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से एनर्जी का रिलेशन hc/λ नहीं होता। एक ही पॉइंट याद रखना है, नेवर यूज hc/λ फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, नेवर यूज hc/λ फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक ही फॉर्मूला है h/λ इक्वल टू p, और p²/2m करेंगे तो h²/2m λ²। ये सा फॉर्मूला हमारे को ऑलरेडी डिराइव्ड हमने किया हुआ है ये वाला h²/2m λ²। चलिए नेक्स्ट सवाल, इफ मास ऑफ अ पार्टिकल इज m एंड a का वैल्यू 6.6 नैनोमीटर, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अभी एनर्जी का फॉर्मूला हमने बना दिया है, E इज इक्वल टू n² अपॉन 8a²m, 8a²m। ग्राउंड स्टेट बोला तो n की जगह 1, तो एनर्जी ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट इज n की जगह 1, तो h² बाय 8a की जगह लिख दिया 6.6, 6.6 इंटू 10 का पावर -9 का होल स्क्वायर नैनोमीटर दिया है, और मास ऑफ द पार्टिकल भी m गिवन है। क्वेश्चन में h का वैल्यू भी दिया हुआ था 6.6 इंटू 10 का पावर -34, तो आप 6.6 वाला फैक्टर कैंसिल कर दीजिए और बाकी अदर वैल्यूज को सॉल्व कीजिए तो आपको एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। मैंने जो बोला क्या समझ गए? हाँ, इसमें केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारे वैल्यूज हमने ऐसे रखे, एक बार h का वैल्यू देख लेते हैं। h का वैल्यू जूल सेकंड में ही दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। लेकिन इस 4 ऑप्शन में केवल 10 का पावर ही कैलकुलेट करना है, वैल्यू सब जगह 8 है, तो वैल्यू की कैलकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है। नंबर में पावर 10 का पावर कितना वही कैलकुलेट करना है, तो वो आराम से हो जाएगा। जरा देख लो आराम से सवाल। सर स्टैंडिंग वेव वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं फिर से बोलता हूं। लिखा है कि ऐसे सवाल पढ़ो यार, उसमें ज्यादा कहानी समझने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के बीच में दोनों जगह नोड है और यहां स्टैंडिंग वेव बन रहा है। तो तुम कहोगे अगर स्टैंडिंग वेव बन रहा है तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा कि नहीं होगा? तो हमने कहा हां जी वेवलेंथ है। तो यहां नोड और यहां नोड है, तो इन दोनों नोड के बीच में कम से कम एक लूप तो होगा। तो आपने कहा हां जी नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, बट ये x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू a है, तो आप कहेंगे जी λ/2 इज इक्वल टू a। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि λ/2 a हो सकता है, तो दो लूप वाले सवाल में ऐसे भी तो हो सकता है यहां 2 लूप्स बने, तो आप कहेंगे तो फिर 2 बार λ/2 हो जाएगा, तो 2λ2 इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 2 लूप है, 3 लूप है, 4 लूप है, कुछ भी हो सकता है, तो n इंटू λ/2 इक्वल टू a, ये हमारा एक रिलेशन आ गया। लेकिन इसमें वेव तो है ही नहीं, यहां तो पार्टिकल चल रहा है, तो चलता पार्टिकल वेव कैसे बन सकता है, स्टैंडिंग वेव कैसे बना सकता है? यहीं पे मैटर वेव की थ्योरी आ गई कि कभी भी किसी पार्टिकल को वेव की तरह ट्रीट करने का मन हो तो उसके मोमेंटम से वेवलेंथ बनाने का फॉर्मूला है वेवलेंथ इक्वल टू h/p या मोमेंटम इक्वल टू h/λ। तो मैंने क्या किया कि इस पार्टिकल का मोमेंटम h/λd ऐसा लिख दिया और उस वेवलेंथ का वैल्यू 2a/n लिख दिया, क्योंकि इस जगह पर जो स्टैंडिंग वेव बनेगा दोनों जगह नोड होने की वजह से बीच का जो गैप है वो n इंटू λ/2 होना चाहिए। ठीक है, एक आध सवाल और करते हैं, फिर हमको एक्स रेज करना है। एक दो सवाल और है फिर एक्स रेज, है ना। चलिए, स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट कैन टेक डिस्क्रीट वैल्यूज इज प्रोपोर्शनल टू। अभी अभी हमने देखा कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n² था,
तो एनर्जी में हाफ mv² होगा, क्योंकि पार्टिकल तो चल रहा है, तो चलते पार्टिकल पे काइनेटिक एनर्जी होता है, तो हाफ mv² इज इक्वल टू n² है, तो v प्रोपोर्शनल टू n हो गया है। सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया, बहुत ही, अरे कसम से वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, पागल ही हो गए हम लोग। आप आराम से पढ़ लो सवाल, लिखा हुआ स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट कैन टेक डिस्क्रीट वैल्यूज इज प्रोपोर्शनल टू। तो जब एनर्जी n² का फंक्शन है, यहां पे बना हुआ देखिए n² लिखा है, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिख दिया। अच्छा सर ये भी लिख सकते हैं क्या, v प्रोपोर्शनल, अच्छा बहुत ही खतरनाक आंसर आया। चलिए, इस तरह का सवाल हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन आप जरा सॉल्व करके आंसर बताइए, सॉल्व करके आंसर बताइए। लिखा हुआ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम इज 4.2 a0। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम इज 4.5 a0। मुझे पता है कि रेडियस का फॉर्मूला होता है a0 n² बाई z, तो n² बाई z का वैल्यू 4.5 आ गया, और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्वेश्चन में दिखा है 3h/4। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू nh/2π, वो दिया हुआ है 3h/2π, यानी कि एंगुलर मोमेंटम हो गया 3, मतलब सॉरी n का वैल्यू हो गया 3, n का वैल्यू 3 यहां पे रख देते हैं, तो z का वैल्यू आ जाएगा 2, यहां पे 3 रख दो ना, 9/z इक्वल टू 4.5 है, तो z का वैल्यू 2 आ गया, n का वैल्यू 3 आ गया, z का वैल्यू 2। अब बोल रहा है कि वेवलेंथ बताओ अगर रिडबर्ग कांस्टेंट r है, तो एक पार्टिकल n इज इक्वल टू 3 से कूदेगा, तो 3 से 2 आ सकता है, 2 से 1 आ सकता है, या 3 से 1 आ सकता है, तीन ही ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। तो 3 से 2 कूदेगा, तो 1/λ इज r, 1/4 माइनस 1/9, यानी कि 36/5 r। अगर 3 से 2 कूद गया तो। दूसरा है अगर 2 से 1 कूद गया तो 1/λ इज r। अच्छा z² भी है, z का वैल्यू 4 भी लिखा, 4, तो यहां 36 की जगह 9 हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी। तो 9/5r कोई ऑप्शन है क्या, ये 9/5r ऑप्शन ठीक है। फिर 1/λ2 इज z² की जगह 4 लिख दिया, 1/1 माइनस 1/4 हो गया, विच इज 3/4, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 3/r, और 3 से 1 अगर जंप करेंगे तो 1/λ3 इक्वल टू r इंटू z², 1 माइनस 1/9, तो 9/32r। तो आ रहा है 9/32, 3/r और 9/5r। 9/32 ठीक है, 3/r ऑप्शन में नहीं है। A hydrogen-like atom is in a higher excited state of quantum number n. The excited atom can make transitions to first excited state by successively emitting 2 photons of 10.2 electron volt and 17 electron volt. थोड़ा ध्यान दे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि किसी n वाले ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 2 पे आना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखा है, ग्राउंड स्टेट नहीं लिखा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू, तो यहां से यहां आने में बीच का कोई ऑर्बिट भी है,
बीच का कोई ऑर्बिट है जहां पे जंप करा तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया और यहां से नीचे आने में 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। दो है, अब इसके बीच में और भी ऑर्बिट हो सकते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। 10.2 और 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो फोटोन निकले। ऋषभ राज अभी 100 साल बाद पूछ रहे हैं, ऋषभ राज पूछ रहे हैं सर हाइड्रोजन लाइक एटम में तो Z का वैल्यू 1 ही होता है। ऋषभ राज आप बहुत ही कंफ्यूजन में लग रहा है, लाइव जी गए। हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉन एक होता है क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं हम लोग, यानी कि अगर हीलियम है तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हम नोच के पहले ही फेंक चुके होंगे, तो हीलियम प्लस हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। तो Z का वैल्यू तो 2 ही होगा, प्रोटॉन के नंबर तो 2 होंगे हीलियम में, लिथियम में 3 होंगे। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब हुआ कि उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल दो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। ये नहीं कहना है कि सर हाइड्रोजन लाइक है तो Z का वैल्यू 1 हो गया। अगर Z का वैल्यू 1 हो गया तो हाइड्रोजन ही हो गया, हाइड्रोजन लाइक नहीं रहेगा, इट विल बिकम हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोजन लाइक में और हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है? हाइड्रोजन लाइक एटम में Z का वैल्यू अलग होगा बट इलेक्ट्रॉन का नंबर सब में सेम होगा। चलिए, इस सवाल में लिखा है, अब देखो सवाल समझना, क्या मैं इसलिए डायग्राम बना रहा हूं कि अचानक ये सवाल बहुत आसान हो जाने वाला है। देखो, ऑल्टरनेटिंगली द एटम ऑफ द सेम एक्साइटेड स्टेट कैन मेक ट्रांजिशन टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बाय सक्सेसिवली एमिटिंग 4.25 एंड 5.95। मैंने ऐसे सोचा कि n इज इक्वल टू n से अब n इज इक्वल टू 3 पे कूदना है क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसमें कूदने के लिए इसने 2 फोटोन निकाले, एक 4.25 का और एक 5.95 का। मैं कहता हूं इनको ऐड कर दो, तो आपने कहा अच्छा सर ऐड कर दे, तो 4.25 और 5.95 को ऐड किया तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। यानी कि n इज इक्वल टू n से n इज इक्वल टू 3 के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जरा पीछे देखो, पीछे में भी 10.2 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन निकला था। n इज इक्वल टू n से बीच के किसी ऑर्बिट में, इसका नंबर क्या है हमें दिया नहीं था, ये बोला था एक 10.2 है और एक 17 है, लेकिन मुझे पता चला कि n से 3 के बीच का ही एनर्जी डिफरेंस 10.2 है, तो मैं यहां n इज इक्वल टू 3 लिख दूंगा। मतलब ये इसके ऊपर है, यहां पे बोल रहा है n इज इक्वल टू n से 3 कूदने के लिए 2 फोटोन निकल रहे, 2 निकल रहे, लेकिन ये 2 फोटोन को ऐड किया तो 10.2 आ गया और इसमें भी एक फोटोन 10.2 का है, इसका मतलब ये n इज इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब ये जो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस है ये 3 से 2 का ही होगा। तो हमने लिखा 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/9। सवाल समाप्ति की घोषणा हो गई। Z का वैल्यू तुरंत कैलकुलेट कर लो। ये देखो, ये 10 है और ये 8 है, 10 और 8 कैंसिल करेंगे तो 17 का 1.7 का साइकिल पढ़ दिया हमने, तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर मैंने डिवाइड कर दिया, 5/4 इज इक्वल टू Z स्क्वायर और ये हो जाएगा 5/36। 5 से 5, 36 से ये कैंसिल होगा, Z का वैल्यू आ जाएगा 3। अब 3 या तो किसी एक फॉर्मूले में 3 का वैल्यू रख देंगे तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे अगर n इज इक्वल टू n निकालना है तो ऊपर वाला एनर्जी डिफरेंस देख लो, आप लिख दो जी 10.2 इज इक्वल टू 13.6, Z की जगह 3 लिख दिया, 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर कर दीजिए। मतलब यहां n से 3 तक, n से 3 तक का डिफरेंस 10.2, इससे सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। कुछ खेल समझ में आया क्या? फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन मैंने दो इक्वेशंस नहीं बनाई। मैंने यहां पर
ऐसी इक्वेशन नहीं बनाई कि अगर ये दोनों एनर्जी ऐड कर दे तो n से लेकर 2 तक का एनर्जी डिफरेंस आ गया 27.2 और n से 3 तक का एनर्जी डिफरेंस आ गया 10.2। दो इक्वेशंस बना सकते थे, लेकिन मैंने चालाकी से देखा कि n से 3 तक का एनर्जी डिफरेंस 10.2 है और यहां n से बीच के किसी ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस 10.2 है, तो ये वाला ऑर्बिट का नाम n = 3 होगा। अगर ये 10.2 डिफरेंस हो गया तो नीचे वाला जो 17 निकला है वो 3 से 2 वाला ही है, 3 से 2 वाला है, तो 3 से 2 का एनर्जी डायरेक्ट 17 हो गया, डायरेक्ट 17 लिखा और सॉल्व कर दिया, एक लाइन में ही z का वैल्यू आ गया, वापस रख दिया तो n का वैल्यू आ गया। एटॉमिक कोलिजन, आखिरी बात, एटॉमिक कोलिजन, लास्ट बात। इन सच कोलिजन assume that the loss in kinetic energy of the system is possible only if it can excite or ionize। यानी कि एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कोलिजन। अब देखो बच्चों, किसी भी कोलिजन में एनर्जी लॉस तभी होती है जब उसका नाम इनइलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो, और ऐसे कोलिजन में एनर्जी अगर लॉस हो रही है तो पहले हम बोलते थे कि एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से टकराता है तो एनर्जी लॉस का हीट बन जाता है। आपने सुना होगा कि एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से टकराता है तो इनइलास्टिक कोलिजन होता है या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो एनर्जी लॉस होता है, और एनर्जी लॉस हीट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एटम अगर टकराते हैं तो एटम डिस्टॉर्ट नहीं हो सकते, एटम टेढ़े में, ऐसे थोड़ी ना एटम पिचक गया सर। जब हम लोग टकराते थे तो हम बोलते थे एक कार की दूसरे कार से टक्कर हुई और कार का बोनट पिचक गया, तो आप कहते थे वहां पे मेटल का जो शीट है उसमें कुछ पार्टिकल्स का परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब एटम्स टकराते हैं, एटम्स यानी कि हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम, ऐसे एटम टकराते हैं तो वहां पे एटम पिचकता विचकता तो है नहीं, और एटम में कोई और एनर्जी भी नहीं होता एक्सेप्ट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर टक्कर से जो एनर्जी लॉस हुआ उसको खा के कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया तो इनइलास्टिक कोलिजन होगा। लेकिन अगर तुमने एनर्जी लॉस इतना कम कर रहे हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे नहीं जा पा रहा तो वो एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। मैं आपको एक बार और सिखाता हूं। मान लीजिए हाइड्रोजन एटम पे कोई ऑब्जेक्ट आके टकराया, इस टकराने से कुछ एनर्जी लॉस हुई। अगर वो लॉस एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है, अगर कम है, तो आप कहेंगे भाई इसका जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है उसको हायर एनर्जी स्टेट यानी कि n = 2 पे जाने के लिए कम से कम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और हमारा इस कोलिजन में जो पॉसिबल लॉस आ रहा है वो 10.2 से कम आ रहा है। ऐसे केस में जो एनर्जी इसको चाहिए अगर वो तुम दे ही नहीं रहे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑर्बिट में जाएगा नहीं, तो फिर जाएगा नहीं तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। ऐसे केस में अगर तुम कहोगी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो जो अलाउड वैल्यू उससे कम लॉस हो रहा है तो लॉस 0 हो जाएगा। लॉस 0 का मतलब ये कोलिजन कभी भी इनइलास्टिक कोलिजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो जरा एटॉमिक कोलिजन का लॉजिक क्या है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक दो बार ऐसा सवाल आया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन या कोई एक प्रोटॉन या कोई एक न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम से आके टकरा गया। ऐसे टक्कर में आने वाले का काइनेटिक एनर्जी कितना रखे कि कोलिजन इनइलास्टिक हो जाए। तो ऐसे में हमें चेक करना पड़ता है कि अलाउड वैल्यू कितनी है जो लॉस हो रही है, और क्या वो वैल्यू एक्साइटेशन या आयनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू के बराबर हो रही है। समझने की कोशिश कीजिए। एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कोलिजन शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कोशिश करते हैं। सवाल लिखा है व्हाट विल बी द टाइप ऑफ कोलिजन if kinetic energy is 14 electron volt, 20.4 electron volt, 22 electron volt, 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल रहा है 4 तरह की काइनेटिक एनर्जी हम दे रहे हैं, तो बताइए कोलिजन कैसा होगा। मैं पहले चेक कर लेता हूं
कि व्हाट इज द पॉसिबल एनर्जी, अगर ये काइनेटिक एनर्जी के से टकराता है तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ध्यान देना, ये न्यूट्रॉन है, इसका मास bm है, ये हाइड्रोजन है, इसका मास bm है, दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली बराबर ले रहे हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली, तो थोड़ी देर के लिए मैंने माना कि ये कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक होता तो कितना लॉस होता, उससे बड़ा लॉस नहीं हो सकता। तो आपने लिखा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता हाफ रिड्यूस्ड मास v रिलेटिव का स्क्वायर। ये एक बार हमने पढ़ा हुआ है कि टकरा के चिपक जाते हैं दो एटम और एक साथ दो पार्टिकल एक साथ चलते हैं तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, उसमें मैक्सिमम लॉस होता है। m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 किया तो m/2 आ गया, और v रिलेटिव ये v से चल रहा है, ये रेस्ट पे है, तो v माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। इसको देखेंगे तो 1/4 mv स्क्वायर हो गया। जबकि पार्टिकल का एक पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी k से चल रहा है, यानी कि टोटल एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, और इसमें लॉस हो रहा है 1/4 mv स्क्वायर। तो आप कहेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज k/2, यानी k/2 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, k/2 से कम लॉस कर सकते लेकिन k/2 से ज्यादा नहीं कर सकते। अब अगर आपने बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो पहले पार्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम कहेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ये नहीं कि ये लॉस हो रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस आ रहा है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थोड़ा समझना, 14 से भेजेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, मिनिमम लॉस रिक्वायर्ड इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ग्राउंड स्टेट पे कोई हाइड्रोजन एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन को कम से कम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे भेजना पड़ेगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है। इसका मतलब है जो लॉस रिक्वायर्ड है वो 10.2 है और जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस आ रहा है वो 7 है, तो 7 से ज्यादा लॉस ही नहीं हो सकता। तो क्या इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो हम कहेंगे इस पार्ट में ओनली इलास्टिक कोलिजन इज पॉसिबल। इस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लॉस को एनर्जी खा के कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में नहीं जा सकता, क्योंकि हायर ऑर्बिट में जाने के लिए कम से कम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था। तो जब जाएगा ही नहीं तो ग्राउंड स्टेट में रहेगा, तो ये एनर्जी भी लॉस नहीं होगा, ये केवल हमने सूंघा, मतलब चेक किया कि कितना लॉस हो सकता है। तुम 14 से जाओगे तो 7 से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, तो लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि 7 के लॉस से कुछ अचीव नहीं हो रहा। आपका लॉस ऑफ एनर्जी से कम कुछ अचीव होना चाहिए, और वो अचीवमेंट कम से कम इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में पहुंचाने का ट्रांजिशन के बराबर का एनर्जी मिलना चाहिए। तो 7 से नहीं हो पा रहा है तो हम कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन नहीं हो पाएगा। तो इस केस में ओनली इलास्टिक कोलिजन इज पॉसिबल, इस केस में ओनली इलास्टिक कोलिजन इज पॉसिबल। अब मैंने सेकेंड पार्ट लिखा, उसमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया है 20.4। 20.4 का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। देखो ये पॉसिबल लिख रहा हूं, ये नहीं लग रहा कि इतना लॉस हो ही रहा है। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 का आधा लॉस हो रहा है, आधा। तो हम बोलेंगे इन दिस केस इलास्टिक एज वेल एज, अब ये देखो 10.2 ही लॉस चाहिए था, एज वेल एज परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक परफेक्टली क्यों लिखा? क्योंकि जितना चाहिए था ठीक उतना ही मिल रहा है। अब कोई कहेगा यार ये बताओ इलास्टिक कैसे पॉसिबल है, तो तुम कहोगे यार इतना अवेलेबल है एनर्जी, इसको इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करके जा ही पाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये कह रहा है इतना एनर्जी तक लॉस कर सकते हैं। अगर ये एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर गया और हायर ऑर्बिट में चला गया तो तुम कहोगे कि इलास्टिक कोलिजन के साथ साथ इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी पॉसिबल है। यहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि इसमें 10.2 ही मैक्सिमम पॉसिबल है और वही लॉस इनइलास्टिक के लिए चाहिए। और हाँ, आप ये नहीं कहना सर एटम की कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया रहेगा सवाल में, तो अरे एटम की कोई इलास्टिसिटी होती नहीं है, ये तो ट्रांजिशन की एनर्जी खर्च हो रही है, तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से ये इनइलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन जैसा पिक्चर दिखा रहा है। ये कोई एटम थोड़ी ना डिफॉर्म होते हैं सर, इलास्टिसिटी ऑफ एटम भी तो दिया होगा। अरे सिंगल एटम है यार, उसका कोई इलास्टिसिटी कोफिशिएंट या यंग्स मॉडुलस काम नहीं करता। तीसरा है काइनेटिक एनर्जी दिया है 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन दिस केस विल बी अप टू 0 to 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 0 लॉस करेंगे तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस हो नहीं सकता, होगा 10.2 ही, लेकिन इसके पास अवेलेबल 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक था, उसमें से तुम 10.2 लॉस करा सकते हो क्या? आप कहोगे करा सकते हैं। इसका मतलब है यहां पे कोलिजन इज इलास्टिक। इलास्टिक तो हर बार पॉसिबिलिटी है, और इन इलास्टिक। यहां पे परफेक्टली इन इलास्टिक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके पास एनर्जी लॉस होने की ज्यादा और उससे कम मांग रहे, ज्यादा अवेलेबल है कम मांग रहे, तो फिर यहां पे E का वैल्यू 0 होने की जरूरत नहीं है। वहां पे E इज इक्वल टू 0 ही होगा, यहां पे नहीं होगा। तो यहां पे अगर E का वैल्यू निकालना चाहे तो आपको याद होगा कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला हमने बनाया था हाफ म्यू बी रिलेटिव स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनाया था। इस सवाल में जो लॉस चाहिए वो एग्जैक्टली 10.2 है, लेकिन जो हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल है वो 11 है। ये हाफ म्यू बी रिलेटिव स्क्वायर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का जो हमने निकाला वो 11 है। 11 ये 11 है और हमको चाहिए 10.2, तो 11 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, 11 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज 10.2। जरा ई का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो 11 से डिवाइड कर दिया और 1 उधर ले गए, तो 1 माइनस 10.2 अपॉन 11 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। इसको लिखा तो 0.8 अपॉन 11, तो ई का वैल्यू 0.8 बाई 11। ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं आया, ये इन इलास्टिक कोलिजन आया, ई लेस देन 1 आ रहा है। तो तुम्हारे कोलिजन में अगर एटम्स की काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मान के करते हैं, अगर उसका वैल्यू ट्रांजिशन के किसी भी एनर्जी से कम आ रहा है तो इलास्टिक कोलिजन ही होगा। अगर ट्रांजिशन एनर्जी के बराबर आ रहा है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। अगर ट्रांजिशन एनर्जी से ज्यादा आ रहा है तो इन इलास्टिक कोलिजन होगा। जैसे यहां पे मैक्सिमम लॉस 11 तक पॉसिबल है और हमें केवल 10.2 चाहिए, तो आप कहेंगे भाई परफेक्टली इनइलास्टिक मत कराओ, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक में तो ये 11 लॉस करेगा और 11 लॉस करके कुछ होना ही नहीं है, 10.2 से ही ट्रांजिशन होना है, तो ये 11 तक लॉस कर सकता है लेकिन करेगा 10.2, तो परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होकर इनइलास्टिक होगा। समझ गए? अगर मान लीजिए किसी कोलिजन में टकराने पर अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन माने तो हमको 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी मिलती है। मतलब अगर नॉर्मल दो ऑब्जेक्ट होते और ऐसे टकरा रहे होते, एटम नहीं होते, कोई दो ऑब्जेक्ट होते और टकरा रहे होते, तो ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस कर सकते थे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। लेकिन ट्रांजिशन के लिए केवल 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस चाहिए, तो ये कोलिजन में 50 लॉस करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये वही लॉस करेंगे जितना तुम्हें चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर का लॉस करेंगे तभी ट्रांजिशन होगा। अगर ऐसा कभी मत कहना कि सर दो ऑर्बिट के बीच में 10.2 का डिफरेंस था और ये इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खा के ऊपर चला गया और तेज घूमने लगा, ऐसे नहीं होगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस 10.2 है तो इलेक्ट्रॉन को ओनली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही अब्सॉर्ब करनी अलाउड है,
उससे ही ऊपर जाएगा। लेकिन सर कोलिजन में तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लॉस हो सकता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल मैंने निकाला। अगर ये ट्रांजिशन की एनर्जी से ज्यादा है तो इससे कम तो लॉस हो ही सकता है ना। लेकिन सर उस कोलिजन को क्या बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम से भी कम लॉस होता है, उसको इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। थोड़ा समझो। सवाल पूछा सर जी हमें कैसे पता ये 1 से 2 का ही ट्रांजिशन हो रहा है, क्या क्वेश्चन में दिया है? अरे भाई मिनिमम पूछ रहे हैं ना, मिनिमम तो 10.2 चाहिए ही चाहिए ना ग्राउंड स्टेट। आप देखो सवाल में लिखा है हाइड्रोजन एटम इज एट रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से अगर तुम ट्रांजिशन करवाओगे तो कम से कम 2 तक तो जाओगे। 1 पे बैठे हो तो 2 तक तो जाओगे, तो 1 से 2 का जो डिफरेंस है वो 10.2 है। अब यहां सवाल में अगला सवाल देखो क्या लिखा है, ये देखो आखिरी लिखा है 24.18। तो मैंने ऐसे सोचा कि फोर्थ पॉसिबल में कि 24.18 जो एनर्जी डिफरेंस जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और मैक्सिमम लॉस जो होता है इस तरह के बराबर मास में वो आ रहा था k/2। ये k/2 कहां से आया, ये मैंने इधर से देखा ना, देखो आप ध्यान से। अगर ½ mv² का न्यूट्रॉन चला तो लॉस का आंसर आया 1/4 mv²। ½ mv² का 1/4 mv² यानी k/2 लॉस हो गया। k/2 लॉस, k/2 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कहना कि सर ये इलेक्ट्रॉन जो 24.1 ये जो न्यूट्रॉन आ रहा है 24.18 का, ये अपना सारा एनर्जी लॉस कर गया। तो सारा नहीं कर सकता क्योंकि मोमेंटम भी तो कंजर्व करना है। तो यहां पे 24.18 का आधा होता है 12.09, और ये जो होता है ये एक्चुअली ट्रांजिशन एनर्जी 3 से 1 की है। अब 3 से 1 की जो ट्रांजिशन एनर्जी है ये है, तो इसमें इतना मैक्सिमम लॉस है, यानी इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट पे था वो 1 से 2 भी जा सकता है और 1 से 3 भी जा सकता है। तो और यह भी हो सकता है कि कहीं ना जाए, तो अगर कहीं नहीं गया तो इलास्टिक कोलिजन भी पॉसिबल है, अगर ट्रांजिशन ही नहीं करता। इलास्टिक हमेशा ही पॉसिबल है, और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक भी पॉसिबल है, क्योंकि ये अगर 1 से 3 जाएगा, 1 से 3 चला गया तो 12.09 की रिक्वायरमेंट है, और 12.09 ही यहां पे लॉस हो रहा है। तो ये अगर 1 से 3 चला गया तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मिल गया, तो एग्जैक्ट बराबर आ गया। और अगर ये 10.2 लॉस करता है, यानी कि 1 से 2 चला जाता है, तो मैक्सिमम से कम लॉस कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे सिंपल इन इलास्टिक कोलिजन। आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। इस सवाल में 24.18 का आधा किया, 12.09 आया। 12.09 इज एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3। तो आपने बोला अगर 12.09 एग्जैक्ट लॉस हो गया तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस के बराबर हो गया, एग्जैक्ट मैच कर गया, तो आप बोलेंगे तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। लेकिन सर इसमें 10.2 वाला ट्रांजिशन हो गया, तो इसके पास है 12.09, उससे कम लॉस करोगे, मैक्सिमम से कम लॉस करते हो तो परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होता, फिर इनइलास्टिक बोलते। और अगर जरा भी लॉस नहीं हुआ तो इलास्टिक। हीलियम प्लस आयन इज एट रेस्ट इज इन ग्राउंड स्टेट, अ न्यूट्रॉन विद इनिशियल काइनेटिक, हीलियम प्लस लिखा है, न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन आया, आया, न्यूट्रॉन भागा, भागा, हीलियम आयन, हीलियम आयन, इसको लिख दिया 4m। मास का कंपैरिजन देख लो, इसका काइनेटिक एनर्जी k है, इसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और ये ग्राउंड स्टेट पर भी है। तो हीलियम के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। मिनिमम एनर्जी 40.8। सर ये कैसे पता चल जाता है आपको? अबे Z का वैल्यू 2 है
तो आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 10.2 का हाइड्रोजन में होता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40.8 हो जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम पॉसिबल लॉस तब होता है जब हम कौन सा कोलिजन बोलते हैं? आप बोलेंगे जी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो लॉस का आंसर आ जाता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v माइनस 0 होल स्क्वायर। इस m1 का मास m है और m2 का मास इस समय 4m है, और काइनेटिक एनर्जी k का वैल्यू हाफ mv स्क्वायर ही है। तो हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर को हमने के लिख दिया, के लिख देते हैं यहां, तो के इंटू 4/5 हो गया, के इंटू 4/5। तो अगर हमको इतना लॉस होता है तो ये लॉस कम से कम इस मिनिमम एनर्जी के बराबर होगा, तो के का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो 4k/5 में के को अगर मिनिमम लिखेंगे तो मिनिमम रिक्वायर्ड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना रिक्वायर्ड मिनिमम है? 40.8 मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो के मिनिमम आ जाएगा। बोलो। क्योंकि इस क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है, तो हम मिनिमम आंसर, मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मान ले तो 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी नहीं चाहिए। अगर 51 से भी कम दे दोगे तो 40.8 से भी कम लॉस पॉसिबल होगा, और हमको ट्रांजिशन के लिए कम से कम 40.8 चाहिए। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि सर पहले न्यूट्रॉन हाइड्रोजन से टकराया था, तो इसको परफेक्टली इनइलास्टिक बनाने के लिए 10.2 लॉस करना, 20.4 से फेंकना पड़ा। लेकिन अभी लॉस 40.8 करना पड़ रहा है, तो हर बार ये हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू मिनिमम एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है ना? ये जितनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है उसका 4/5 लॉस कर पा रहा है मैक्सिमम। तो 4/5 लॉस कर रहा है, तो जो भी भेजोगे उसका 4/5 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकता। तो आपने कहा सर इसको ऊपर भेजने के लिए 40.8 चाहिए, तो क्या इसको 40.8 से भेज दें, फिर इसका ट्रांजिशन हो तो जाएगा? ये 40.8 से गया, टकराया, रुक गया, तो सारा एनर्जी लॉस में चला गया। ऐसा नहीं है। ये अगर काइनेटिक एनर्जी के से भी आएगा तो भी 4k/5 से ज्यादा लॉस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है ये 4k/5 का वैल्यू 40.8 के बराबर करे तो k का वैल्यू 51 है, यानी 51 से टकराया तब जाके 40.8 लॉस कर पाएगा। अगर कोई पार्टिकल आ रहा है तो ये थोड़ी ना रूल है कि सारा एनर्जी ही लॉस करा पाए। कैलकुलेशन ऑफ रिकॉइल ऑफ एटम। एक एटम है जिससे एक ट्रांजिशन हुआ n से लेकर, मान लो n इज इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन हुआ। इस ट्रांजिशन से एक फोटोन निकला। मान लो फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा है और ये एटम रेस्ट पे था।
तो इनिशियली जो एटम रेस्ट पे था वो रिकॉइल कर गया, ये रिकॉइल हो गया, तो रिकॉइल स्पीड v है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करें तो एक फॉर्मूला तो बनेगा h बाय लैम्डा। अभी मैं क्या कर देता हूं कि लैम्डा डैश कर देता हूं, h बाय लैम्डा डैश इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, एक इक्वल। और दूसरा, अगर ये n से लेकर 1 पे टकराया तो एनर्जी ट्रांजिशन की, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा डैश प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मास एटम का हैवी होता है। तो ये जो v स्क्वायर है ये बहुत ही स्मॉल होता है। द v स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल, हाइड्रोजन एटम जो भी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज वेरी स्मॉल। तो जो भी ट्रांजिशन की एनर्जी है हम उसी को एच सी बाय लैम्डा डैश अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं, और इस तरीके से अगर करें तो आंसर आसानी से आ सकता है। तो हमने क्या लिख दिया, देखो एच सी बाय लैम्डा डैश इक्वल टू ट्रांजिशन का एनर्जी सी से डिवाइड कर दिया, वहां पे बराबर कर दिया, तो मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा ई बाय सी। तो वेलोसिटी का वैल्यू आया डेल्टा ई अपॉन एम। अगर डेल्टा ई का वैल्यू एच सी बाय लैम्डा आपको पता था तो हम एच बाय तो ये जो दो फॉर्मूले मैंने लगे इसका मतलब समझना। अगर आपको कोई कहता है कि फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा और एनर्जी डेल्टा ई इज एमिटेड, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी, तो रिकॉइल वेलोसिटी का आंसर लैम्डा के टर्म्स में लिखा तो h बाय एम लैम्डा, और एनर्जी के टर्म्स में लिखा तो डेल्टा ई अपॉन सी एन। आप ऐसे दो में से कोई एक रिजल्ट लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जो फोटोन बाहर फेंका अगर उसका वेलोसिटी, देखो यहां पे ये जो अगर एनर्जी बहुत छोटा है तो एच सी बाय लैम्डा ये ओरिजिनल वेवलेंथ है, और रिकॉइल के समय जो वेवलेंथ है वो लैम्डा डैश प्लस हाफ एम वी स्क्वायर है। लेकिन अगर वेलोसिटी को मतलब इतना छोटा वेलोसिटी आया कि ये दोनों सेम है तो लैम्डा डैश का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ओरिजिनल लैम्डा के बराबर जरूर लिख दिया, बट एक्चुअली लैम्डा का वैल्यू छोटा आएगा एज कंपेयर टू लैम्डा डैश। मतलब अगर रिकॉइल करता नहीं था एटम तब जो वेवलेंथ निकलता है, और रिकॉइल करने पर जो वेवलेंथ निकलता है, तो रिकॉइल करने पर वेवलेंथ बड़ा निकलता है और बिना रिकॉइल किए जो वेवलेंथ निकलता है वो छोटा निकलता है। क्यों? क्योंकि रिकॉइल नहीं होगा तो सारा एनर्जी फोटोन में जाएगा, और रिकॉइल हुआ तो थोड़ा एनर्जी रिकॉइल में भी जाएगा, यानी एटम को भी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी। मैं फिर से पूछता हूं, अगर मान लीजिए ट्रांजिशन 2 से 1 होता है हाइड्रोजन में, तो कितने एनर्जी का फोटोन निकलना चाहिए? आपने कहा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकलना चाहिए। लेकिन अगर उसमें से 0.1 एनर्जी इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम के पास रिकॉइल में चली जाए तो 10.2 का फोटोन नहीं निकल के 10.1 का फोटोन निकलेगा, तो वेवलेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो फोटोन आगे निकला, जैसे बुलेट आगे फायर किया तो गन पीछे रिकॉइल होता है, वैसे ही फोटोन अगर आगे गया तो एटम पीछे रिकॉइल होता है। अगर एटम को होल्ड करके स्टेशनरी रखवा दें
तो इलेक्ट्रॉन बाहर, सॉरी फोटोन बाहर आएगा, तो ट्रांजिशन का सारा एनर्जी फोटोन को मिलेगा। लेकिन अगर रिकॉइल कर गया तो ट्रांजिशन के एनर्जी के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो ट्रांजिशन का एनर्जी डेल्टा ई दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक फोटोन का एनर्जी प्लस रिकॉइल वाला काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। लेकिन ये दोनों एनर्जी में से अगर रिकॉइल एनर्जी को नेग्लिजिबली स्मॉल मान लो, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ही कम आती है, चलिए ये हो गया, बहुत सिंपल है। लिखा हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट्स टू ग्राउंड स्टेट, फाइंड मिनिमम रिकॉइल स्पीड इफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज m। तो m के टर्म्स में आंसर निकाल देंगे। अब जो मिनिमम स्पीड है, तो ग्राउंड स्टेट आने पर मिनिमम एनर्जी जो मिलती है ट्रांजिशन की, वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे कम नहीं मिल सकती। तो ये एनर्जी 10.2 है, तो हमारा रिकॉइल वेलोसिटी हो गया h/m लैम्डा या डेल्टा E/cm। तो हमने वेलोसिटी का वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन cm। अब मास अगर m दिया रहता तो हम उसको भी रख देते, और c का वैल्यू हमको, जैसे m का वैल्यू मैं लिख लेता हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 के, मान लो ये दिया होता, यहां लिख देते 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया 10 का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल बन गया। c का वैल्यू होता 3 इंटू 10⁸ और मास का वैल्यू होता 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये पूरा ऐसे सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर हमारा आ जाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड जरूर है, लेकिन ये एग्जाम में आता है ना, तो ये उस समय डेराइव नहीं करते बनता। अगर आप करके गए हैं तो आप आसानी से करेंगे। देखिए समझना, एग्जाम में जो भी चीज एकदम अनोखी और नई आपको लगी, उसको करने में आपको डर लगने लगेगा। ऐसा होता है, अचानक वहां पे फैंटम नहीं बन सकते हैं, वहां पे हमको वही चीजें पकड़ में आएंगी। जैसे कि जो क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं आप, कभी अगर स्टेडियम में मैच देखने जाएं और आपका मैच मान लीजिए जो देखने गए वो नाइट मैच है या आईपीएल है, लेकिन अगर आप सुबह से पहुंच जाएं स्टेडियम तो देखेंगे कि प्लेयर्स नेट प्रैक्टिस करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम नेट प्रैक्टिस में एक दो शॉट की ही प्रैक्टिस करते रहते हैं जो उनको मैच में खेलने हैं, यार जिस तरह के शॉट मार के वो लगातार आउट होते रहे, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उनको बेटर बनाते हैं जिससे कि इस बार आउट ना हो। तो वही इंस्टिंक्ट से वही शॉट खेलना स्टार्ट करते हैं जिस शॉट को खेलने की वो प्रैक्टिस करके गए हैं। वहां पे नए शॉट बनाने का टाइम होता नहीं है, और जो वहां पे पिच में जाके नए शॉट बनाने की कोशिश करता है वो पहली बॉल पे आउट होता है। तो आपको खेलते समय उन्हीं से खेलना है जिसको आप नेट पे प्रैक्टिस करके गए हैं। वही बॉल आया, इंस्टिंक्ट से अपने आप बैट चलता है, वो कैलकुलेट नहीं करते कि वहां अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी इनिशियली 140 किलोमीटर पर आवर, फिर एंगल 30 डिग्री लग रहा है और हाइट है 6 फीट, तो नीचे आने में कैलकुलेशन नहीं चल रहा। चलिए, दिखत है एक्स रेज। एक्स रेज कैसे बनेगा? उल्टा ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उल्टा ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई बताओ मुझे क्या होता है। आप कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन टकराते हैं, यानी लाइट टकराए, फोटोन टकराए और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसको उल्टा बोल दो तो एक्सरेज हो जाएगा। तो एक्सरेज में क्या है? जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो फोटॉन्स निकलते हैं, और ये फोटॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स रेज बोलते हैं। इन फोटॉन्स की एनर्जी हमने डिसाइड किया, इलेक्ट्रॉन की टक्कर मारी, फोटॉन निकल गए, फोटॉन की टक्कर मारी, इलेक्ट्रॉन निकल गए। When fast moving electrons having energy in order of several keV strike the metallic surface, then X-rays are produced.
तो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्सरेज विल बी 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 100 वोल्ट से 10,000 वोल्ट, ऐसे 10 कर देते। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम इससे थोड़ा ज्यादा कम भी बना सकते हो, तो ऐसा कोई फिक्स रेंज नहीं है। लेकिन हम जिनको एक्सरेज कहते हैं वो 100 वोल्ट से 10,000 वोल्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट किए जाते हैं। वेवलेंथ का वैल्यू ऐसे ही 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक चलाओ। ये ऐसे 1000 कर दिया, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लो भाई, ये दोनों चीजें लिख लीजिए। हायर एनर्जी हायर पेनिट्रेशन पावर, तो एनर्जी बढ़ाएंगे तो बोलेंगे हार्ड एक्सरेज, एनर्जी घटा देंगे बोल देंगे सॉफ्ट एक्सरेज। तो अगर एनर्जी ज्यादा वाला एक्सरे भेजा, वोल्टेज बढ़ा दिया है, बोल रहा है कि 10 किलो वोल्ट वाला बनाएंगे, तो आप कहोगे ऐसे वाला हार्ड एक्सरेज को आप एयरपोर्ट में यूज करना, ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ फेंकना जैसे बैग के अंदर क्या सामान रखा है, क्या क्या मशीन लेके जा रहे हो, वो सब पता लगने के लिए हम लोग हार्ड एक्सरेज यूज कर रहे हैं। जबकि सॉफ्ट एक्सरेज यूज कर रहे हैं, जैसे कहीं इंसान अगर किसी मशीन से क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए सॉफ्ट एक्सरेज यूज कर सकते हैं। यानी जैसे इंसानों का हमने बोन पता लगाना कि भाई हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, तो वहां पे उतना हार्ड एक्सरेज की जरूरत नहीं है, तो सॉफ्ट एक्सरेज है। वहां पे इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के हैं, कम एनर्जी से टकराएं, सॉफ्ट एक्सरेज बनेगा। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज बाय कूलिज ट्यूब, ये ऐसा फोटो है, चाहो तो बनाओ चाहो तो नहीं बनाओ। इसको कहते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हाई टेंशन वोल्टेज है, हाई टेंशन लाइन है, और ये फिलामेंट वोल्टेज है। यस, ये लो टेंशन वोल्टेज है, हाई टेंशन लो टेंशन। फिलामेंट वोल्टेज जो है उसमें करंट फ्लो करने से फिलामेंट गर्म हो जाता है। फिलामेंट गर्म होने से इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, ऐसा कैथोड रे ट्यूब बन गया ये। इससे इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो सामने की तरफ हमने एनोड बना रखा है जिस पे टारगेट प्लेट चिपका दिया है। कहने का मतलब यह है, एक फिलामेंट था, में एक बैटरी लगाने से करंट फ्लो करता है और काफी गर्म हो जाता है फिलामेंट, तो इसमें से गर्मी की हीट से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर जंप करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को सामने एक टारगेट प्लेट की तरफ हमने हायर पोटेंशियल लगा के, देखो इस फिलामेंट को लोअर पोटेंशियल और इसको बहुत ही हायर, देखो 4-5 बैटरी सीरीज में लगाई है जिससे कि जबरदस्त पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। मान लो ये 100 वोल्ट की बैटरी है या 500 वोल्ट की बैटरी है, 2000 वोल्ट हो गया, तो यहां पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे, यानी 1-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होते हैं, और यहां से जब वो आएगा तो टकरा के इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में जितनी एनर्जी गेन कर चुके हैं रास्ते में इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से, उससे जाके टकराएंगे, तो टारगेट पे टकरा के अपना एनर्जी लॉस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन।
और जो एनर्जी लॉस होगा उन एनर्जी में से कुछ एनर्जी का फोटोन निकलेगा, उसको हम बोल रहे हैं एक्स रे। नॉर्मली ऐसे थोड़ा टेढ़ा प्लेट बनाया और इसके परपेंडिकुलर में ऐसे फोटॉन्स निकलते हुए आपको दिखेंगे। तो आप यहां पे खिड़की बना दीजिए और इस खिड़की से फोटॉन बाहर आएंगे, हाथ उसके ऊपर रखेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे तो आपका फोटोग्राफिक प्लेट पे हाथ की पिक्चर बन जाएगी, ऐसे पेनिट्रेट करते हुए निकल जाएंगे। अब ये जो फोटॉन्स होते हैं एक्सरेज वाले, ये हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं। ये जब आपके स्किन से, आपके बोन से टकराते हैं तो उनको डैमेज करते हैं। अगर हम सॉफ्ट एक्सरेज रखेंगे तो डैमेज कम होगा। इसलिए एक्सरेज जो मशीन भी ऑपरेट करते हैं, वो देखा होगा आपने, पूरा हेड से टो तक बिल्कुल गियर पहनते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक भारी सा मोटा लेदर का कवर पहनते हैं, ग्लव पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, जिससे कि उन पर भी एक्सपोजर ऑफ एक्सरेज मिनिमम हो। और लगातार प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होने से हमारे डैमेज, हमारे स्किन को और हमारे एटम्स को डैमेज करता है एक्सरेज। तो हम हाई वोल्टेज पे, यानी कि हाई हार्ड एक्सरेज को बॉडी पर नहीं भेजना चाहिए, ऐसा है। खैर, ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। ये फिलामेंट का काम, वोल्टेज का काम करंट फ्लो कराना है। तुमने बोला फिलामेंट का वोल्टेज बढ़ा दे तो क्या होगा, तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराने का काम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का है। तो यहां पे जो टकराने से एनर्जी लॉस होगा और एक्सरेज बनेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये वाला बैटरी है, ये वाला नहीं। तो फिलामेंट वाला जो बैटरी है, उससे फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से टकराएगा उससे एक्स रेज बन रहा है। अगर हम इसको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हटा दें तो एक्स रेज बनना बंद हो जाएगा। समझ गए क्या? ठीक है। अब हमने बोला कि दो तरह के एक्सरेज होते हैं। इसमें पहला नंबर है कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स form all types of photons more less than a maximum energy. Maximum energy is equal to E into A. ये VA जो है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, इससे ज्यादा मान लीजिए तुमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 100 वोल्ट का लगाया या 1000 वोल्ट का लगाया। कौन सा? VA यानी नीचे जो बैटरी लगा रहे थे VA, वो 1000 वोल्ट की आई। तो जो भी इलेक्ट्रॉन टकराएंगे वो सब 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के टकराएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन टकरा रहे सब 1000 एनर्जी के हैं। तो टकराने पर जो भी फोटोन निकलेंगे उनकी एनर्जी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम तो हो सकती है, 1000 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, वो मैक्सिमम कितनी एनर्जी लॉस कर सकता है? तो आप बोलोगे मैक्सिमम 1000 वाला है तो 1000 ही लॉस कर सकता है। लेकिन क्या हर इलेक्ट्रॉन ठीक 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लॉस कर देगा? आप बोलेंगे नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जो 999 लॉस करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 998। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन टकरा के हर इलेक्ट्रॉन रुक जाए ऐसा जरूरी नहीं है। टकरा के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन केवल टकरा के रिबाउंड हो जाते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा फ्रैक्शन लॉस कर देते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन टकरा के अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है तो वो लॉस मैक्सिमम से कम कुछ भी हो सकती है। तो कुछ फोटॉन्स जो निकलेंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होंगे, कुछ 2 के भी होंगे, कुछ 3 के भी होंगे, कुछ 4 के भी होंगे। तो मैंने बोला ऑल टाइप्स ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे, मतलब फोटॉन्स ऑफ ऑल एनर्जी पॉसिबल लेस देन अ मैक्सिमम एनर्जी। और मैक्सिमम एनर्जी E इंटू VA है। VA एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, इसको V नॉट भी बोल सकते हैं, तो हम V नॉट ही लिख देते हैं। तो मैंने बोला एक जो मिनिमम वेवलेंथ है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज corresponding to maximum possible energy loss
तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर EV0 एनर्जी से आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ बनेगा वो मिनिमम वेवलेंथ हो गया। उस मिनिमम वेवलेंथ को हम कट ऑफ वेवलेंथ कह रहे हैं, कट ऑफ। कट ऑफ वेव ऐसे एक्सरेज को जिसमें हर तरह के फोटोन निकलते हैं हम उसको कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज कह रहे हैं। ये जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एटम। दूसरे एक्सरेज है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। इफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, किसी ने बोला ऐसा भी तो हो सकता है कि स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स knocks off an electron from orbit of target atom। एक इलेक्ट्रॉन आया और टारगेट एटम में ऐसे न्यूक्लियस है, फिर n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, और यहां के किसी इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया। क्या होता है कि 1s2 2s2 2p6 ऐसे अलग अलग एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और ये वैकेंसी को भरने के लिए n इज इक्वल टू 2 या n इज इक्वल टू 3 से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कूदेगा अंदर, तो फोटोन एमिट करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट कूदने का। तो हमने बोला इफ अ वैकेंसी is created at lower energy state due to striking electron, then an electron from higher state jumps into lower state to release a photon। ऐसे फोटोन की एनर्जी हायर स्टेट और लोअर स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती होगी। इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोल रहे हैं ये, क्योंकि किस पे डिपेंड करेगा, Z ऑफ टारगेट एटम पे डिपेंड करेगा। हर एटम के एनर्जी लेवल का वैल्यू ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है। किसी भी एटम में जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट -13.6 होता है, उसके ऊपर वाला -3.4 होता है। हीलियम में सबका अलग अलग एनर्जी स्टेट होता है। तो अगर हीलियम के 1 वाला कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया, या लिथियम बोलते या कुछ और बोलते, बेरिलियम बोलते, उसमें 1 वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 वाले ऑर्बिट में या हायर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा वो नीचे की तरफ जैसे ही जंप करेगा, दोनों ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसका फोटोन निकलेगा। वो फोटोन हमेशा फिक्स्ड एनर्जी का है। तो आप कहेंगे ये जो पर्टिकुलर एनर्जी के एक्स्ट्रा फोटॉन्स निकल रहे हैं ये जरूर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है। तो यहां पे 3-4 तरह के ट्रांजिशंस हमने बनाए। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। n इज इक्वल टू 1 को के शेल, के एल एम एन, ऐसे के शेल एम शेल ऐसे बोलते हैं। तो के शेल का मतलब है कि अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हटता है तो ऊपर का कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो के ट्रांजिशंस बोलते हैं। अगर एडजेसेंट वाले से आएगा तो के अल्फा,
एक ऊपर वाले से आएगा तो के बीटा, एक और ऊपर वाले से आएगा तो के गामा। ऐसे ही अगर एल वाले शेल में ट्रांजिशन होगा के एल एम एन, अगर एडजेसेंट वाले से होगा तो एल अल्फा, एक ऊपर वाले से होगा तो एल बीटा, और ऊपर वाले से होगा तो एल गामा। ऐसे ही एम शेल के ट्रांजिशन मतलब एडजेसेंट वाले से होगा तो एम अल्फा, ऊपर वाले से होगा तो एम बीटा, और ऐसे ही आगे और ट्रांजिशन। लेकिन इसमें एक मोजलेस लॉ और होता है, उसको मैं लिख देता हूं, आप उसको नेक्स्ट टाइम हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आप इसको नोट कर लेना, मैं भेज देता हूं। फॉर के अल्फा ट्रांजिशन एक दो सवाल मैंने भेजे हैं एक्सरेज में फॉर के अल्फा ट्रांजिशन, तो नोट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। नमस्कार।